नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, ईवीएम का मुद्दा लगातार चर्चाओं का विषय बना रहता है, लेकिन इस बार फिर से ईवीएम पर विपक्ष ने सवाल उठाए। मायावती कई बार ईवीएम पर सवाल खड़ी कर चुकी हैं, लेकिन इस बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। और ऐसा ही नहीं कि ईवीएम पर सिर्फ और सिर्फ मायावती सवाल खड़ी करती हैं। ईवीएम पर कई बार अरविंद केजरीवाल बोल चुके हैं, ईवीएम पर कई बार अखिलेश यादव बोल चुके हैं, ईवीएम पर कई बार राहुल गांधी बोल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम का मुद्दा मीडिया से गायब रहता है। यानी कि ये कहा जाता है कि मीडिया ईवीएम के मुद्दे को दिखाना ही नहीं चाहता है। लेकिन कई बार चुनाव आयोग ने इस बात को कहा है, इस बात पर जिक्र भी किया है कि ईवीएम का जो मुद्दा सामने आता है, जिस पर आप सवाल खड़े करते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति खेलने का एक कारण हो सकता है। क्योंकि जिस राज्य में विपक्ष जीत जाता है या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीएसपी तमाम पार्टियां जीत जाती हैं, तब कहीं ना कहीं आप लोगों का मुंह शांत हो जाता है। यानी कि चुनाव आयोग ने कई बार पार्टियों को लताड़ भी लगाई है कि आप स्वतंत्र एजेंसियों पर, स्वतंत्र संगठन पर, स्वतंत्र संस्थाओं पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। लेकिन आखिर क्यों मायावती यहाँ पर अपनी राजनीति को खेलते हुए ईवीएम पर सवाल खड़ी कर रही है? क्या ये मुद्दा मायावती का है या पूरे विपक्ष का है? और अगर ये मुद्दा सच में है ईवीएम का, तो इस पर मीडिया बात क्यों करना नहीं चाहता? क्योंकि कई बार गोदी मीडिया पर सवाल खड़ा किया गया कि जो मुद्दा विपक्ष का होगा, जो मुद्दा यहाँ पर बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का होगा, इन तमाम मुद्दों को यहाँ पर मीडिया छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन दर्शकों, पहले आपको एक रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर रिपोर्ट में मायावती ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ बोला, और इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि खबरों पर खेला कैसे किया जाता है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम को लेकर क्या कुछ बोलते हैं। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। मायावती ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बार जो असेंबली का चुनाव हुआ है, उसमें हमारा रिजल्ट बहुत खराब आया, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी आपको समझना होगा। उन्होंने कहा, जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तब तक बीएसपी के एमपी भी बनते रहे, एमएलए भी बनते रहे, यूपी में सरकार भी बनती रही, लेकिन जब से चुनाव ईवीएम से होना शुरू हुआ, तभी से हमारा ग्राफ नीचे गिरा है। यानी कि मायावती ने इस बात को स्वीकार किया कि उनका ग्राफ नीचे गिरा है। मायावती ने आगे कहा कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। सुनने में यही आया है कि मशीनों में गड़बड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ना सोचे समझे इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ तो है, हमें वोट डालने की क्या जरूरत है? लेकिन जब आप ईवीएम में गड़बड़ करते हैं तो हमें वोट डालने की क्या जरूरत है, ये मायावती कह रही है। लेकिन आप लोगों को ऐसा करना है। कभी कभी ये जो गड़बड़ करते हैं, इनका सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए आप लोगों को वोट डालना जरूरी है। भले ही ईवीएम में गड़बड़ी रहे, लेकिन आप वोट अब डाल दीजिए। ये बात भी मायावती साफ तौर पर बाद में कहती हैं। दर्शकों, आपको याद होगा कि रामपुर, इसके साथ साथ मैनपुरी, तमाम खतौली में चुनाव हुए तो उस समय ईवीएम को लेकर लगातार बवाल कटा था। लगातार ये कहा था कि ईवीएम चोरी हुई है, ईवीएम को मशीनें खराब पाई गई हैं। ये भी कहा था कि ईवीएम को दुल्हन की तरह छोड़ने के लिए गए थे समाजवादी पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, तमाम लोग। तो क्या ईवीएम सच में गड़बड़ी होती है? और अगर होती है तो क्या चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है? ये भी सवाल करना जरूरी है आज, क्योंकि यहाँ पर गोदी मीडिया ने एक बार भी जिक्र नहीं किया ईवीएम को लेकर। ये नहीं बताया कि ईवीएम में गड़बड़ी अगर होती है तो कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया है कि ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है। आप इस रिपोर्ट को सुनिए। देश के लिए वो करते कहाँ हैं, देश के लिए वो सोचते कहाँ हैं? वो तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने वोट बैंक के बारे में सोचते हैं। वो हर जो कार्य करते हैं प्रधानमंत्री, वो वोट को देख करके ही करते हैं। हर कार्य उनका वोट के लिए होता है। वोट जरूरी है ना सर? वोट जरूरी है, लेकिन जनता जरूरी है ना, देश जरूरी है ना। आप देश का ख्याति कीजिएगा ना, कि अपने लिए वोट मांगिएगा उसे। लाल किले से कि ये जो तीसरे थर्ड टर्म में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। आप देख तो सकते हैं तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और आप हर चीज़ बेच दें, रेल बेच दें, सेल बेच दें, सारे चीज़ बेच दें। एक तरह से तो प्रधानमंत्री क्या कार्य कर रहे हैं? कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो एक तरह से होता है ना, ब्रोकर कहना, ये कार्य कर रहे हैं। मुझे कहने में शर्म आता है ये चीज़। जहाँ जाते हैं अडानी को लेते आते हैं वो। इसी वजह से तो संसद में भी उन पे विपक्षी लोग हमला कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पे तो वो संसद में बोलते नहीं हैं। जो चीज़ उनको बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, वो बात प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं बोलेंगे, और जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ बोलेंगे। यही चीज़ करते हैं प्रधानमंत्री। जैसे उनको मणिपुर पे बोलना चाहिए संसद में, तो एक भी शब्द नहीं बोलेंगे मणिपुर के बारे में। 2 मिनट तो बोला, तो 2 मिनट बोलने से क्या हो जाएगा? कितना बड़ा मुद्दा है। औरतों का नंगा घुमाया जा रहा है, वैसे इंसान को तो फांसी का सजा देना चाहिए।
और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं उस पर, आप विपक्षी पे ही हमला। अभी 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 का समय ये हो गया है कि मीडिया वाले भी जो हैं, गोदी मीडिया वाले, तो वो क्या करते हैं, पक्ष से सवाल न करते हुए विपक्ष से सवाल करते हैं। मतलब हर चीज़ उल्टा चल रहा है देश में, ये क्या हो गया है? इस चीज़ को बदलना होगा और साथ ही साथ जनता को भी जागना होगा। हर एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री उठाते हैं उस पर सभी जनता का नज़र होना चाहिए। 2 टर्म तो दिए, ठीक है, अब तीसरा टर्म क्यों देंगे? पहले गैस का दाम 450 रुपया थे, अब कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। क्या इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? पहले देश का स्थिति क्या था? हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, अभी देखिए कितना कॉमनलिज्म हो गया है। मतलब कॉमनल वायलेशन कितना फैल गया है ये सब। अभी नूह का ही घटना देख लीजिए, इसी सब का परिणाम है ना। प्रधान इनके नेता जो हैं हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते। क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है आकर के आप उनको आप रोकिए, अपने नेता को रोकिए? किस लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं? आपको तो एक क्रिकेटर का उंगली में चोट लग जाता है तो उससे आपको दर्द होने लगता है। यहाँ तो जनता के दिल में दर्द लगा है, तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए इस पे? प्रधानमंत्री को तो पूरा भरोसा है कि वही जीत कर आएंगे। आपको लगता नहीं है? कल भी ऐलान कर चुके, संसद में कह चुके 2 बार। कल उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त को फिर से देखना आपकी, अब नरेंद्र मोदी जी आएंगे। भरोसा इसलिए है क्योंकि ईवीएम से जब तक चुनाव होगा तब तक ये जीतते रहेंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। जो जापान देश ईवीएम का निर्माण किया वो तो खुद अपने देश में ईवीएम से चुनाव नहीं करवा रही है, तो फिर आप क्यों चुनाव करवा रहे हैं ईवीएम से? अच्छा, ये कहते हैं, चुनाव आयोग भी कहती है, गलत स्टेटमेंट देती है कि नहीं, अगर चुनाव ईवीएम से नहीं करवाएंगे तो मुझे वोट गिनने में काफ़ी समय। तो पहले कैसे चुनाव होता था? पहले तो उतना तंत्र भी नहीं था हमारे पास, अभी तो एक से एक टेक्नोलॉजी हो गया, हर चीज़ हो गया। तो आसान तरीका है ना, अगर बैलेट पेपर ले आएंगे तो गलने का डर रहता है, टूटने फटने का डर रहता है। आसान तरीका है लेकिन हैकेबल है। जो भी चीज़ बनाया गया है मैन्युफैक्चर्ड है, दैट कैन बी हैक। अगर आपका एक घड़ी भी है वो भी हैकेबल है। तो इसलिए जब तक ईवीएम से होगा ये गलत सलत करके ये चुनाव जीतते रहेंगे। ईवीएम की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो विकल्प क्या है ईवीएम के अलावा? विकल्प जो पहले सिस्टम था, बैलेट पेपर से करवाओ चुनाव। बैलेट पेपर तभी तो बंद किएगा जब ईवीएम आया, तो अब कह रहा कि आरवीएम आएगा, कुछ नया वर्जन लेकर आएंगे, लेकिन आप तो बंद ही करने की बात कर रहे हैं। नहीं, लाइए, आप बैलेट से ही करवाइए। अमेरिका ऐसा देश वो बैलेट पेपर से करवाता है, जापान ऐसा देश वो बैलेट पेपर, पहले इंडिया भी तो बैलेट पेपर से करवाती थी, तो कहाँ कोई दिक्कत होता था? तो अब ये एग्जाम्पल देते नहीं, अगर इस तरह का करेंगे तो मतलब बैलेट पेपर कोई कैप्चर कर लेगा। कैसे कैप्चर कर लेगा? इतना आपके पास फोर्स है, पुलिस है, सेना है, तो फिर कैसे कैप्चर कर लेगा? आपका मनसा ही नहीं है बैलेट पेपर से करवाने का। आप जानते हैं बैलेट पेपर से होगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए चुनाव आयोग को भी अभी देखिए, ये कानून बनाए, चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक निर्देश दिए कि नहीं अब चुनाव आयोग के सिलेक्शन में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेगा। तो इस पे अब ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो है पिछले दरवाजा से कानून ही बना रहे हैं जिसमें इनको हटा देंगे। वो अपने तरीके के आदमी को सेलेक्ट करेंगे, प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करेगा चुनाव आयोग की कमेटी में, मतलब जो सिलेक्शन कमेटी होगा उसका, उसमें प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करेंगे। तो क्या ये सही आदमी को सेलेक्ट करेंगे? अभी देखिए, ईडी का डायरेक्टर, 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, मतलब 2 टर्म हुआ, 3 टर्म, इससे क्या मतलब है? आप नए को दीजिए। क्या आपके पास अफसर का कमी हो गया है पूरे देश में? आप एक ही आदमी को बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका गलत बात मानता है वो, और अगर दूसरा अफसर आ जाएगा तो वो गलत बात मानेगा ही नहीं प्रधानमंत्री का। इस वजह से 8 महीने का वक्त रह गया है, चुनाव नज़दीक हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि इसको हटाने की बात की जा रही है, उसको जोड़ने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जनता देश के प्रधानमंत्री को चुनेगी? क्योंकि अमित शाह, तमाम जो नेता, उनका यही कहना है कि कुछ भी हो जाए आपकी बार फिर से भाजपा की सरकार। देखिए, जनता चुनती नहीं है, कुछ जनता है मैनिपुलेट करते हैं ये लोग। जब चुनाव का समय आएगा तो कभी कुछ घटना करवा देंगे, कभी कुछ घटना करवा देंगे, ये मुद्दे को मोड़ते हैं। मीडिया वाला भी जो है, इनका जो समर्थक मीडिया वाला है, गोदी मीडिया, वो चुनाव के मुद्दे को भटका देती है और उसमें कुछ चुनाव आयोग भी साथ देते हैं। पिछले चुनाव में आप कभी देखे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने नाम से टीवी चैनल खोल लिया हो? उसका मैंने खुद कंप्लेन किया था सुनील अरोड़ा को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। वो बोलते हैं लिखित में आप हमको लिख के दीजिए। अरे लिखित में क्या देंगे? आप नंबर क्यों चालू करते हैं? प्रधानमंत्री पे आप कार्रवाई करो। इसलिए तो सीजीआई ने बोला ना कि मैं भी कमेटी में रहूंगा। कैसा चुनाव आयोग मतलब सिलेक्ट आप करते हैं चुनाव आयुक्त? तो इनको तो हटाने का बात कर रहे हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग जो है या चुनाव आयुक्त तो जो है वो दबाव में है। चुनाव का नियम होता है कि 6 बजे के बाद अब प्रचार नहीं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ना यहाँ पर नेता बोल रहा है, ना यहाँ पर कोई पार्टी का समर्थक बोल रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इस बात पर खुलासा किया है कि ईवीएम में कई बार गड़बड़ी देखी गई है। दर्शकों, आगे मायावती क्या कहती है इस पर हम जिक्र कर लेते हैं।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए देश के आजादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गरीबों और दलितों का उत्थान नहीं हुआ। यहाँ पर कांग्रेस पर मायावती ने हमला बोला, जिसके चलते हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ी। यदि कांग्रेस ने कुछ किया होता तो हमें अलग पार्टी नहीं बनानी पड़ती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गॉडवाना पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है और कोई भी चुनावी समझौता नहीं है। यानी कि यहाँ पर मायावती ने गठबंधन के लेकर साफ तौर पर ये इशारा कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मायावती खुद से चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन जब मध्य प्रदेश पहुंचती तो मध्य प्रदेश में ही चुनाव अभी इस वक्त चल रहा है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच आखिर मायावती ने ईवीएम का मुद्दा क्यों छोड़ा? आखिर इस मुद्दे को मीडिया क्यों नहीं उठा रही है? मीडिया लगातार दिल्ली पॉल्यूशन की बात कर रही है, मीडिया यहाँ पर नीतीश कुमार की बात कर रही है, मीडिया यहाँ पर तमाम नेताओं की बात कर रही है, प्रधानमंत्री के जो है भाषण पर बात कर रही है, प्रधानमंत्री की स्कीम पर बात कर रही है, प्रधानमंत्री 9 सालों में क्या काम किया इस पर बात कर रही है। लेकिन जिस मशीन से प्रधानमंत्री बनते हैं, जिस दौर से गुजरना पड़ता है जनता को और सरकार को, यानी कि माध्यम ईवीएम है, उस माध्यम ईवीएम पर बात क्यों मीडिया नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर मायावती ने कई बार ये बात दोहराई है कि अगर आप आज ही चुनाव करवा लें, लेकिन बैलेट पेपर से हम आपको चुनाव जीत कर दिखा देंगे। यानी कि आज भी मायावती को ये लगता है कि दलितों का पूरा वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, फिर अखिलेश यादव की बात कर लें, इनके साथ भी दलित वर्ग लगातार जुड़ रहा है, M-22 समीकरण मजबूत हो रहा है और इसके साथ साथ दलित भी जो है तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को समर्थक जो है अब दलित कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दर्शकों, क्या आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी है, तो खबरों पर खेला आखिर क्यों नहीं होता है? आखिर क्यों खबर के साथ मीडिया खेल नहीं रही है? यानी कि आखिर क्यों मोदी मीडिया इस खबर का जिक्र नहीं कर रही है, इस खबर को नहीं उठा रही है? ईवीएम के मुद्दे पर लेकर आपके क्या राय तर्क है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।